हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूपीएससी क्लास बाय हनु। पॉलिटी का रिवीजन कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर 27 जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू अगेन ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? यूएसए से आया है। पिछले में हमने थोड़ा सा जुडिशियल रिव्यू के बारे में देख लिया था। होता क्या है जुडिशियल रिव्यू? Judicial review is the power of the judiciary to examine the constitutionality of legislative enactments and executive orders for both center and state governments। ठीक है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उनके जो भी एक्शंस हैं, लॉज हैं या ऑर्डर्स हैं या उन सब की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी वही ना रिव्यू करना, बुक से मिलाते हैं। वो क्या बुक है हमारी? कॉन्स्टिट्यूशन की। हाँ ये इस हिसाब से है या नहीं है। एंड इफ फाउंड अल्ट्रा वायर्स मतलब वायलेट कर रहे हैं वो, तो उसको इलीगली अवॉइड कर देते हैं। तो ये है हमारा जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, रिव्यू कॉपी सिर्फ चेक हो रही है सही या गलत, बस इतना ही बताया गया। अब उसके बाद आगे के डायरेक्शन जब वो देने पे आ जाते हैं तो वो एक्टिविज्म हो जाते हैं। 3 कैटेगरीज हैं जो जस्टिस सैयद शाह कादरी जी ने बताई हैं, जिसमें जुडिशियल रिव्यू लगता है। जुडिशियल रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, जुडिशियल रिव्यू ऑफ पार्लियामेंट्री एंड स्टेट लेजिस्लेचर के जो भी लॉज हैं, या फिर जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ऑफ यूनियन स्टेट अथॉरिटीज़ अंडर द स्टेट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन भी इसके अंदर आता है, जो वो रूल्स लॉज बना रहे हैं वो भी आते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आते हैं। ठीक है, तीनों चीज़ें आती हैं जो जुडिशियल रिव्यू के अंदर। क्या है जुडिशियल रिव्यू? पावर ऑफ द जुडिशरी टू रिव्यू की द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। अब इसकी ज़रूरत ही क्यों है जुडिशियल रिव्यू की? वो लॉ बना रहे हैं, ठीक है, इसलिए ज़रूरत है टू अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। क्योंकि लॉ तो उन्होंने बना दिया, बट वेदर दे वर कॉम्पिटेंट टू मेक इट और नॉट, क्या उसके प्रोविजंस हैं, इन सब चीज़ों के लिए जुडिशियल रिव्यू की पावर ज़रूरी है। टू मेंटेन फेडरल इक्विलिब्रियम, क्योंकि हम एक यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, हमारे यहाँ सेंटर है, स्टेट है, तो उनके बीच का बैलेंस बनाने के लिए। एंड टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, तो कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना फंडामेंटल राइट्स के लिए, सेंटर स्टेट के लिए, फेडरल बैलेंस के लिए। अब क्या क्या प्रोविजंस हैं? क्या जुडिशियल रिव्यू वर्ड स्पेशली मेंशन्ड है, एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है? नहीं, कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा दैट दिस आर्टिकल कन्फर्स द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। नो, ऐसा कहीं भी नहीं है, पर इम्प्लिसिटली यूज्ड है वो बहुत जगह है, बहुत सारे आर्टिकल्स में है। पहला आर्टिकल 13 जो ये बोलता है कि जो भी लॉज विच आर इनकन्सिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स टू द डिग्री ऑफ इनकन्सिस्टेंसी उनको वॉइड माना जाएगा। आर्टिकल 32 जो बोलता है जो सुप्रीम कोर्ट को वही कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, सिटीजन कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट कि मेरे फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स नहीं हो रहे या इन्फ्रिंज हो रहे हैं। आर्टिकल 131 किस बारे में? आर्टिकल 131 इज टेल्स द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई भी इशू है बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, बिटवीन सेंटर प्लस स्टेट वर्सेस सम अदर स्टेट, या बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स, इन सब में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, वो है सबसे ऊपर, वो ये सब डिसाइड करेगा। आर्टिकल 132 है अपेलेट jurisdiction of Supreme Court in appeals from the High Court in civil, criminal and other proceedings। तो उसके अंदर अपील कहाँ करोगे आप? अपील कहाँ करोगे आप? सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल 133 सिविल मैटर्स में अपील, 134 क्रिमिनल मैटर्स में अपील। अब 134A क्या कहता है? सर्टिफिकेट फॉर अपील टू सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम हाई कोर्ट। आर्टिकल 135 ये बोलता है कि 135 ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है इट इज़ एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ द फेडरल कोर्ट अंडर एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले जो भी लॉज थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से पहले तो फेडरल लॉ फेडरल कोर्ट हुआ करता था, तो जो भी उसका ज्यूरिसडिक्शन था उससे भी सुप्रीम कोर्ट इज़ नाउ एम्पावर्ड टू एक्ट। आर्टिकल 143 क्या कहता है कि जो प्रेसिडेंट है वो सीक कर सकते हैं ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ। ठीक है, तो प्रेसिडेंट उनसे पूछ सकते हैं। प्रेसिडेंट उनसे जब पूछेंगे तो वो हमने पहले भी देखा था कि सुप्रीम कोर्ट में एज इट थिंग्स फिट लिखा है, तो वो जवाब देना चाहे तो दे दे, नहीं दे तो नहीं दे। तो अगर वो देते हैं जवाब, मतलब ये किसके तहत है? वो रिव्यू करके ही देंगे ना कि हाँ ये वैलिड है कॉन्स्टिट्यूशनली या ये वैलिड नहीं है। बेसिक हमारी बुक है कॉन्स्टिट्यूशन, उससे हमें हर चीज़ मैच करनी है कि चल रहा है नहीं चल रहा है क्या है। फिर आर्टिकल 226 क्या है? रिट्स बाय द हाई कोर्ट फॉर फंडामेंटल राइट्स और एनी अदर पर्पज़। आर्टिकल 227 क्या है? पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस ऑफ
ऑफ हाई कोर्ट ओवर ऑल कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स, जो भी उसकी टेरिटरीज़ के जुरिस्डिक्शंस में आते हैं। आर्टिकल 245 कहता है कि जो भी अबाउट द एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स, तो पार्लियामेंट किस पे लॉज बना सकता है, एनी पार्ट या द होल ऑफ इंडिया या एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं वो किस पे बना सकते हैं, होल ऑफ द स्टेट या एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। तो कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट बनाता है, इट शैल deemed to no law by parliament shall deemed to be invalid just on the basis कि उसका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन है, सिर्फ इस बेसिस पे वो इनवैलिड नहीं हो सकेगा। आर्टिकल 246 हमें लिस्ट देता है स्टेट, यूनियन एंड कॉन्करेंट लिस्ट कि किसका किस पे क्या चलेगा। एंड आर्टिकल 251 254 बोलता है कि पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करता है अगर कॉन्फ्लिक्ट हो स्टेट के लॉ के साथ। अगर पार्लियामेंट के किसी लॉ के प्रोविजंस जो हैं, मतलब कोई सब्जेक्ट है जिस पे स्टेट का लॉ है और कोई और सब्जेक्ट है जिस पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, लेकिन उसकी कोई प्रोविजन स्टेट के उस लॉ के प्रोविजन से अगर कॉन्फ्लिक्ट में है तो भी पार्लियामेंट का ही बात मानी जाएगी। ठीक है। अब फिर इसका स्कोप क्या है जुडिशियल रिव्यू का, वही अगर फंडामेंटल राइट्स पर हानि हो रही है, अगर जिसने लॉ बनाया उसकी कैपेसिटी ही नहीं थी, इट वॉज आउटसाइड द कॉम्पिटेंस ऑफ द अथॉरिटी हु फ्रेम्ड इट, या फिर वो जो है वो रिपग्नेंट है टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, वही इनकन्सिस्टेंट है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ सिंक में नहीं है, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, या फिर वो जिसने बनाया वो लॉ बना ही नहीं सकता था, तो वो उसकी कॉम्पिटेंस में ही नहीं आता। अब जो स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू है वो क्यों नैरो है इन इंडिया वर्सेस यूएस से। इंडिया में इसलिए नैरो है क्योंकि इंडिया में हम फॉलो करते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, और यूएसए में फॉलो होता है ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या कहता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहता है कि आप सिर्फ ये नहीं देखते हो कि लॉ जिसने बनाया वो अलाउड था या नहीं, या फिर इट वॉज इट विद इन द पावर्स, हम सूटेबिलिटी भी देखते हैं, पॉलिसी की इम्प्लीकेशंस भी देखते हैं, क्या वो लॉ पूरा अपने आप में ही अनरीजनेबल है, ये भी देखा जाता है। लेकिन इंडिया में ये सिर्फ देखा जाता है, सिर्फ सब्सटेंटिव क्वेश्चन को एग्जामिन किया जाता है कि क्या इज़ द लॉ विद इन द पावर्स ऑफ द अथॉरिटी कंसर्न, हाँ ना, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर गलत है, बस इतना ही देखा जाता है। वो उसकी जो बाकी चीज़ें कि अगर क्या वो लॉ खुद में ही गलत है, लाइक उसका बेसिक कोर ही गलत है, वो नहीं देखा जा सकता है, बट यूएस में ऐसा देखा जाता है, इसलिए यूएस का जुडिशियल रिव्यू इज़ वाइडर। अब जब जुडिशियल रिव्यू का नाम आएगा तब 9th शेड्यूल का नाम आएगा, और तब आर्टिकल 31B का नाम आएगा। आर्टिकल 31B क्या कहते हैं कि वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, उसके बारे में है वो, जो कि अब पहले बात तो आर्टिकल 31B इंट्रोड्यूस कैसे करा गया था, बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कब आया था 1951 में। कहाँ पर है पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स। अब जो भी एक्ट्स एंड रेगुलेशंस जो 9th शेड्यूल में है, दे आर सेव्ड फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड और इनवैलिडेटेड बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट। ये आर्टिकल 31 कहता है कि अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वैलिडेट या वो कर रहे हैं तो भी उनको सेव कर लिया जाता है, दे कैन नॉट बी चैलेंज्ड और इनवैलिडेटेड। अब इसके पीछे की कहानी ये है कि पहले तो ये कि एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का जो टर्म है वो कब आया था, केशवानंद भारती केस 1973 में। तो जो राइट टू अब जो 9th शेड्यूल है ना, उसके अंदर वो सारे लॉज डाले गए थे, जो लैंड रिफॉर्म, जमींदारी अबॉलिश करना, इन सब चीज़ों को लेकर, क्योंकि जब ये लैंड रिफॉर्म्स, ये रूल्स लॉज उसमें डाले जा रहे थे, तब राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट हुआ करता था। अब तो फंडामेंटल राइट वो नहीं है, अब तो उसे हटाकर 300A में डाल दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया है उसको। तो राइट टू प्रॉपर्टी ये बोलता है कि फंडामेंटल राइट था। तो अब उससे होता है क्या था कि जब हमने ज़मींदारी अबॉलिश करने के लिए, लैंड रिफॉर्म्स लाने के लिए जो लॉज हम ला रहे थे, वुड हैव बीन इन कॉन्फ्लिक्ट विद इट, तो इसके लिए उन लॉज को डाल दिया गया शेड्यूल 9 में, और आर्टिकल 31B ला दिया गया कि जो इसमें है ना, वो शेड्यूल 9 में जो है ना, वो इससे आउट ऑफ द परव्यू, मतलब दे कैन नॉट बी चैलेंज्ड, ऐसा कह दिया गया। लेकिन फिर केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया, फिर आया क्लियो केस जो था 2007 का, उसमें ये बोला गया
कि जो जुडिशल रिव्यू है ना, एक सेकेंड, ये जो जुडिशल रिव्यू है इट्स द बेसिक स्ट्रक्चर, इट्स द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है ये। तो आप इससे छेड़खानी नहीं कर सकते, आप कोई किसी भी चीज़ को ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं दे सकते कि क्योंकि जस्ट बिकॉज दिस इज़ इन 9 शेड्यूल तो ये बच जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि ये जो पावर है ना जुडिशरी की रिव्यू करने की, यही बेसिक स्ट्रक्चर है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एकदम एस कार्ड खेल दिया अपना कि कर लो तुम्हें जो करना है, लेकिन एंड में चलेगी तो मेरी। तो इसलिए जो भी लॉज हैं 9 शेड्यूल आफ्टर 1953 दे वर नाउ ओपन टू चैलेंज अगर वो वायलेट करते हैं आर्टिकल 14, 15, 19, 21 या फिर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एंड जो राइट टू प्रॉपर्टी है इट्स सेल्फ सीज टू बी फंडामेंटल राइट इन 1978 एज पर 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। फिर उसको 300A के तहत मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में है तो सही, बट इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट नाउ, पार्ट 3 का पार्ट नहीं है वो। तो फिर IR क्लियो केस में क्या बोला कोर्ट ने कि अगर एक लॉ जो एब्रिज करता है राइट्स को अंडर पार्ट 3 कौन सा फंडामेंटल राइट था, वो कैसे एब्रिज कर रहा है, या एक लॉ है जो फंडामेंटल राइट्स को एब्रिज कर रहा है, तो अब जो भी जिस भी तरह से वो अब्रिज कर रहा है, क्या उस अब्रिज होने से बेसिक स्ट्रक्चर भी वायलेट हो रहा है क्या? बहुत गहरी सी बात है कि फंडामेंटल राइट्स को वो डिमिनिश कर रहा है या जो भी उसमें चेंज कर रहा है, वो तो ठीक है, करो चेंज, पर क्या उस चेंज से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसकी कोई लिस्ट नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट बस टाइम टू टाइम इंटरप्रेट कर करके बताता रहता है फ्रॉम अलग अलग केसेस, क्या वो वायलेट कर रहे हैं, क्या वो वायलेट नहीं कर रहे हैं? नहीं वायलेट कर रहे, ठीक है, मज़े करो, जाओ। अगर वो वायलेट कर रहा है, अब वायलेट वो किस तरीके कर सकता है, मतलब ये लॉ किस तरीका का हो, या तो कोई अमेंडमेंट करा जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में, या कोई आर्टिकल है पार्ट 3 में, या कुछ आप 9 शेड्यूल में इंसर्ट कर रहे हो। अगर इन सब तीनों चीज़ों से बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो वायलेट हो रहा है, तो उसको इनवैलिडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, कि या तो आप कोई अमेंडमेंट कर रहे हो, या 9 शेड्यूल में कुछ डाल रहे हो, या कोई आर्टिकल आप पार्ट 3 में डाल रहे हो जिससे कि फंडामेंटल राइट्स एब्रिज हो रहे हैं, और बेसिक स्ट्रक्चर, जिससे कि बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट हो रहा है, तो फिर उस चीज़ को कर दिया जाएगा इनवैलिडेट। अब ऐसे ही 2015 में जो 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014 का था, जिससे कि एनजैक इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी ताकि कोलिजियम सिस्टम को हटा दिया जाए, उसको इनवैलिडेट कर दिया गया था कि ये तो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को ही, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी तो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको ही वायलेट कर रहे हो आप। अब जब हम इसकी बात करते हैं ये IR क्लियो केस की या फिर ये 9 शेड्यूल की, तो एक राइट्स टेस्ट का जिक्र आता है। राइट्स टेस्ट का मतलब ये होता है कि इट इज़ नॉट अबाउट द फॉर्म ऑफ अमेंडमेंट, जो ये डिसाइड लाइक फॉर्म ऑफ द अमेंडमेंट नॉट द राइट फैक्टर बट कॉन्सिक्वेंस इज़ डिटर्मिनेटिव। मतलब कि वो किस तरह से हम उसमें बदलाव कर रहे हैं, 9 शेड्यूल में डाल के कर रहे हैं, चाहे हम फंडामेंटल राइट में बदल के कर रहे हैं, चाहे हम अमेंडमेंट कर रहे हैं, क्या है ये फॉर्म ऑफ द अमेंडमेंट, वो बदलाव कैसे लाया जा रहा है ये ज़रूरी नहीं है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ डिटर्मिनेटिव। तो इस प्रकार से अगर वायलेट हो रहा है बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब ये एक ओवर एनकम्पासिंग सी चीज़ बोलती है उन्होंने कि तुम करो, तुम्हें जिस चीज़ में जो ऊपर नीचे दाएं बाएं जो करना है करो, लेकिन अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है तो फिर उसको इनवैलिडेट कर दिया जाएगा। तो चाहे फिर वो फंडामेंटल राइट्स में बदलाव करो, चाहे तुम कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करो, चाहे फिर तुम 9 शेड्यूल से कुछ छेड़खानी करो, पर अगर ये दिक्कत हुई तो उसको इनवैलिडेट कर दिया जाएगा। या IR क्लियो केस में उन्होंने क्लियरली बोल दिया दैट देयर इज़ नो ब्लैंकेट इम्यूनिटी कि हमने बस वहाँ डाल दिया और ये वो। इसलिए जो 1973 के बाद जो भी अब IR क्लियो केस हुआ 2007 में, तो ये रेट्रोस्पेक्टिव थी ये बात कि 1973 के बाद से लॉज इन 9 शेड्यूल आफ्टर 1973 वर ओपन टू चैलेंज अगर वो आर्टिकल 14, 15, 19, 21 या बेसिक स्ट्रक्चर को किसी भी तरह से वायलेट करते हैं। तो ये था जुडिशल रिव्यू के बारे में। हमने बात की कि US से लिया गया है, फिर पावर ऑफ जुडिशरी के बारे में कि वो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक करते हैं, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय द लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ,
देन आर्टिकल 31B काफ़ी ज़रूरी, 9 शेड्यूल और भी ज़्यादा ज़रूरी, और फिर 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उसको इन्होंने वो कर दिया था, स्ट्राइक डाउन कर दिया था. देन just a minute, one thing I had to say. Okay, that's it for judicial review.